नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। ज्ञान वापी के बाद भोपाल में विवाद है। संस्कृति बचाओ मंच ने यह दावा किया है कि जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर है। पुरातत्व विभाग से सर्वे कराने की मांग भी की जा रही है। कोर्ट में याचिका दायर करेगा संस्कृति बचाओ मंच। इस बीच अहम ये बात है कि भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ज्ञान वापी के बाद भोपाल में भी विवाद शुरू हो गया है, चूंकि संस्कृति बचाओ मंच ने यह दावा किया है कि जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर था। उन्होंने यह दावा किया है और बाकायदा एक किताब का वो उल्लेख कर रहे हैं और उस किताब के जरिए वो बता रहे हैं कि यहां पर जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर था। संस्कृति बचाओ मंच का यह दावा है, जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर है। उन्होंने ये कहा है। हम माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि पुरातत्व विभाग से इस जामा मस्जिद की भी जांच कराई जाए और सर्वे कराकर यहाँ पर भी अगर मंदिर है तो मंदिर को हिंदू समाज को सौंपा जाए। ऐसी संस्कृति बचाओ मंच मांग करता है। ज्ञानवापी के समय भी जब किसी संगठन ने ज्ञापन दिया था तब भी कांग्रेस के लोगों ने इसी प्रकार से मजाक उड़ाने का काम किया था, जिस समय आने पर सब चीजें सामने आएगी। सांच को कोई आंच नहीं है, तो अगर कोई कुछ ज्ञापन दे रहा है तो उसकी जांच होने दो। जनता उनका हिसाब ना मांगे इसलिए, और महंगाई दर जहां 16% को पार कर रही है, अब भाजपा के संगठन इन मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के प्रपंच कर रहे हैं ताकि जनता मुख्य मुद्दों से हिसाब ना मांग सके। तो चंद्रशेखर तिवारी ये संयोजक है संस्कृति बचाओ मंच के, जिन्होंने सबसे पहले ये दावा किया है। और बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि जब ज्ञान वापी के बारे में इस तरह की खबर थी तो कांग्रेसी हंसे थे। उन्होंने सीधा सीधा वही कहा। तो चंद्रशेखर तिवारी जी, मध्य प्रदेश ये जानना चाहता है कि आपका जो ये दावा है वो किस आधार पर है। देखिए, भोपाल की 8वीं शासिका नवाब कुदसिया बेगम की आत्मकथा हयाते कुदसी के अनुसार चौक बाजार भोपाल स्थित जामा मस्जिद, जो कि प्राचीन काल में एक शिव मंदिर था, और उन्होंने ये जो है 1832 में इसका निर्माण प्रारंभ किया। 1857 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ और पूर्ण होने पर उस समय इसमें 5 लाख रुपए की लागत लगी थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा की एक किताब में जिक्र किया है कि ये पहले एक शिव मंदिर था जिसे तोड़कर जो है मस्जिद बनाई गई। उन्होंने ही लिखी थी कि किसी और ने लिखी थी? किताब तो उन्हीं की लिखी हुई है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। मेरे पास डॉक्यूमेंट जो है वो तो मैं कोर्ट में पेश करूंगा ही। मेरा तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी से इतना निवेदन है कि इसका पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण कराया जाए। पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण आप चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ शेख हलीम जी भी जुड़े हैं। दोनों पक्षों की बात हो जाए तो ये क्लियर हो जाए। हम अपनी याचिका दायर कर ही रहे। ठीक है, यहाँ से आदेश नहीं होगा। चंद्रशेखर जी, शेख हलीम जी भी हैं, अध्यक्ष हैं कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने अपनी बात रख दी। शेख हलीम जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनकी मांग ये है कि ये इसके बारे में पुरातत्व विभाग का सर्वे हो जाए, और एक किताब का हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने जीवनी में अपनी ये बातें लिखी थी और हम तो जाएंगे, दायर करेंगे याचिका। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। पर ये कहना है कि जब से आप 1 वर्ष से देख रहे हैं कि लगातार जो देश में महंगाई, बेरोजगारी और अपराध और इस टाइप की घटनाएं बढ़ी हैं, देश की अर्थव्यवस्था संभल रही, ऐसे समय पर एकदम से इनको कहीं शिवलिंग याद आने लग गया है, कहीं कुतुब मीनार में मंदिर दिखने लग गया है, कहीं ताजमहल में मंदिर दिखने लग गया है। इसके पहले कभी क्यों नहीं दिखाई ये सब चीजें? ये एक बहुत प्लांटेड तरीके से देश में बैठी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बैठे हुए लोग इस टाइप के लोगों को फाइनेंस कर रहे हैं और इस टाइप का प्रचार कर रहे हैं, जिससे इस देश का हिंदू और मुसलमानों में दूरियां आए और देश कमजोर हो और लोगों का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और इन समस्याओं से हटकर इन हिंदू मुस्लिम की बातों में लोग। क्या आप ये ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं सब कुछ, चंद्रशेखर जी? देखिए, पहले तो आप ये अपने शब्दों को वापस लें कि हमको फाइनेंस कर रहे हैं।
माँ भगवती का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, फाइनेंस की किसी की जरूरत नहीं है। और अगर हमारी आस्था का अगर कहीं सवाल होता है, ज्ञानवापी के मामले में भी इन्होंने यही किया। 500 साल हमने अयोध्या के लिए इंतजार किया। हम तो कोर्ट पे विश्वास करने वाले लोग हैं। हम शेख हलीम जी ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट पे विश्वास करने वाले लोग हैं और भगवान का दिया सब कुछ है, हम किसी से कुछ मांगते नहीं। हाँ, कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों लोगों की बात सुन रहे चंद्रशेखर जी, एक मिनट। हाँ बोलिए। ईश्वर इनको बहुत दे और खुशी और समृद्धशाली रहे। अभी जो ताजमहल के मामले में याचिका लगाई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई है कि आप कौन होते हैं इस तरह की बातें पूछने वाले। तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी इस टाइप की याचिकाओं को अब अस्वीकृत कर रही है और ध्यान भटकाने वाली बातों से दूर होती जा रही है। तो इस टाइप की याचिकाएं नहीं लगा के देश में जो मूलभूत समस्या है उन चीजों पर याचिका लगाएं जो देश की जरूरत है, महंगाई पर और बेरोजगारी पर, उसके आंकड़े पूछे भाई साहब से, मेरा निवेदन है। जो मूलभूत समस्या है उससे इतर और ध्यान भटकाने के लिए क्या चंद्रशेखर जी आप कर रहे हैं ये चीजें, चूंकि कांग्रेस नेता का ये सीधा सीधा आरोप है आप पर? कांग्रेस की अपनी विपक्ष में है तो कांग्रेस अपना काम करेगी। मुझे इससे कोई मैं इत्तेफाक नहीं करता कि मैं ध्यान बटाने के उद्देश्य से ये काम कर रहा हूँ। मेरे जो मन में और जो संगठन के हमारे पदाधिकारियों ने जो निर्णय लिया उस निर्णय के अनुसार हम कर रहे हैं। और कोर्ट में अगर कोर्ट फटकार देगी तो शेख हलीम जी ये कोई सत्ता के टूल नहीं है, ये संस्कृति बचाने के लिए काम करते हैं, ये कह रहे हैं। बिल्कुल बहुत हो गई बात। यही तो कहना है कि एक वर्ष के अंदर एकदम से क्यों सिर्फ मंदिर और मस्जिदों पे ध्यान जा रहा है, इतने सैकड़ों सालों से इन बातों पर क्यों ध्यान नहीं गया। आज सिर्फ देश में आप देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह, ये कह रहे हैं सैकड़ों सालों से आप लोग सोए क्यों थे? देखिए कहाँ सैकड़ों सालों से, 500 साल से तो अयोध्या का विवाद ही लड़ रहे थे। 500 साल के बाद उसका निर्णय हुआ तो हम अपने आप को मन प्रफुल्लित हुआ। उसके बाद ज्ञानवापी, मथुरा का, शेख जी ये तो सालों से लड़ते आ रहे हैं, है ना? ये साफ कह रहे हैं। एक मिनट चंद्रशेखर जी, शेख जी से जवाब लेते हैं। तो कई सालों से शेख जी सालों से लड़ते आ रहे हैं साहब, ये पूरे देश की जनता जानती है कि कितने सालों से लड़ रहे हैं। सिर्फ एक वर्ष में ये सारे इनका एजेंडा बना है और पूरे देश में सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए रोजाना चक्कर। किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं चंद्रशेखर जी? आरोप है ये। केवल धर्म, भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारा पुरातन संस्कार, हमारा पुरातन धर्म जो सदियों पुराना है, जिसकी कि आप गणना एजेंडा है अपनी संस्कृति को बचाना। शेख जी सर, ये संस्कृति तो हमारे देश की ये कहती है, जब हमारे देश की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने बल्कि देश बना था, इस देश का संविधान बना था कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने धर्म और जाति और अपने पहनावों का वही तो हम कर रहे हैं। हम अपने धर्म के लिए ही तो लड़ाई लड़ रहे हैं आज जी। सिर्फ मुस्लिम समाज की बात चीजों में और उनके अकीदत, इबादत गाहों पर क्यों ये देख रहे हैं? ऐसे तो सर देश कमजोर होगा, देश में बांट। चलिए सर, आप लोगों ने समय निकाला, अपनी अपनी राय रखी, अपना पक्ष रखा, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए शेख साहब आपका भी, और चंद्रशेखर तिवारी जी आपका भी धन्यवाद। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी सूचना भी जारी कर दी है। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के कलेक्टरों से 20 मई तक जानकारी देने को कहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है। अब निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण का रास्ता आखिरकार साफ हो गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। साथ ही किसी भी हालत में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को हफ्ते भर में चुनाव की अधिसूचना जारी करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोर्ट के फैसले के बाद इसे सच की जीत बताया। साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और यह लिबर्टी स्टेट गवर्नमेंट को दी है कि पिछड़े वर्ग कल्याण आयोग की जो सिफारिश आई है पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देते हुए चुनाव में आगे बढ़ने की, उस पर और नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। कितने दिन में सर नोटिफिकेशन एक सप्ताह के भीतर? अंततः सत्य की विजय हुई है
लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला दिया है। जिन्होंने षड्यंत्र किया था वो पराजित हुए। बीजेपी इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मेहनत का नतीजा बता रही है। तो आज एक ऐतिहासिक सफलता हमारी सरकार को मिली है और एक ये देश के लिए उदाहरण बन गया है। सरकार ने पूरा का पूरा आरक्षण नीचे तक का उतार के पिछड़ा वर्ग का रखा और जीत हमारे मुख्यमंत्री जी की हुई। मुख्यमंत्री जी को बधाई, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। मुझे लगता है सरकार की बड़ी उपलब्धि और जिस तरह से अन्य राज्यों में पिछड़े वर्ग का अधिकार नहीं मिला, बिना पिछड़े वर्ग के आरक्षण के चुनाव हुए, उससे हमारा जो फैसला है प्रभावित नहीं हुआ। कैसे एक्चुअल उस पर आधार पर काम किया जा सकता है, ये हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है। जो न्याय प्रदेश के ओबीसी वर्ग के साथ न्यायालय ने जो न्याय किया है, निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास था कि हमारे प्रदेश के सशक्त नेतृत्व के वजह से कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर ठोस पैरवी वकीलों के द्वारा की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है, तो वहीं कांग्रेस के लिए कोर्ट का ये फैसला सियासी तौर पर निराशाजनक है। कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही थी, लेकिन लगता है कि अब कांग्रेस की राह उतनी आसान नहीं है। लिहाजा कांग्रेस इसे सरकार की नहीं, ओबीसी की जीत बता रही है। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की आबादी 50% से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अनुसार केवल 14% हो सकता है। ये मैं मानता हूँ घोर अन्याय है और बीजेपी ने सही तरीके से पेश नहीं किया केस। पहले भी 14 था, आज भी 14 है, तो बीजेपी की जीत कैसे हुई? अरे जो आपने हमको हरवा दिया था, जो हमसे चला गया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने हमको वापस कर दिया है। पिछड़े वर्ग का मध्य प्रदेश का हर साथी समझ रहा है कि बीजेपी ने घृणित चालें चल के हमारे अधिकार को अंधकार में डाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं ने बिना विषय के विषय बनाकर और हर्षोल्लास बना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, छीनते हैं, मारते भी हैं, डांटते भी हैं और फिर खुशी मनाते हैं। किस बात की खुशी मना रहे हैं, ये समझ से परे है। दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले को लेकर ओबीसी महासभा खुश नहीं है। 52% आरक्षण की मांग को लेकर महासभा ने 21 मई को प्रदेश व्यापी बंद बुलाया है। देखिए, ओबीसी महासभा ने ये जो आरक्षण खत्म किया था उसको लेकर 21 मई को पूरा मध्यप्रदेश बंद का कॉल किया था, लेकिन जिस तरीके से आज का जो डिसीजन आया है उसमें माननीय न्यायालय ने कहा है कि 50% की जो लिमिट है, जिसमें SC/ST के अलावा जो बचेगा वो ओबीसी को दिया जाएगा। आज हमारी शाम को मीटिंग रखी है, लेकिन ज़्यादा संभव है हम लगातार 52% ओबीसी आरक्षण की मांग करते रहें और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारा जो 21 तारीख का बंद कॉल है वो हम यथावत रखेंगे। ओबीसी वर्ग का हितैषी बनने की होड़ में शामिल कांग्रेस और बीजेपी के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अलग अलग सियासी मायने रखता है। अब नजरें चुनावी नतीजों पर होंगी कि कौन बाजी मारता है और कौन महज हाथ मलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसले के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर आज स्वागत किया गया। इस मौके पर ओबीसी वर्ग के लोग 21 जून को मुख्यमंत्री निवास में भी शिवराज का सम्मान करेंगे। जश्न के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रणाम करते हैं। ओबीसी आरक्षण के साथ कांग्रेस ने पाप किया था। चुनाव तो पहले ही ओबीसी आरक्षण के साथ हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस के लोग ही सर्वोच्च न्यायालय के पास जा रहे थे, जिसके कारण ये फैसला हुआ था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव हो। हमने हर संभव प्रयास किया, इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और आज फैसला हमारे पक्ष में आया। ये ठीक बात भी है। वो लगातार कह भी रहे थे कि हम पूरी कोशिश करेंगे। कुछ नहीं है ओबीसी का, समाज के किसी वर्ग का कुछ नहीं करना। इनको तो वोट बैंक की राजनीति करनी है और इसलिए जब इन्होंने कहा था 27% आरक्षण सिलसिलेवार अगर जाए तो इधर इन्होंने घोषणा की, उधर स्टे हो गया
और जब स्टे हुआ तो इनका एडवोकेट जनरल तक खड़ा नहीं हुआ। कमलनाथ जवाब देना पड़ेगा, बच नहीं सकते। ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में जारी घमासान के बीच कमलनाथ ने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की है। यह मुलाकात 24 अकबर रोड पर हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच ओबीसी आरक्षण, संगठन, चुनाव समेत राज्य के अनेक ऐसे मुद्दे थे जिस पर चर्चा हुई। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव पर भी बातचीत हुई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में पिछड़े वर्ग की आबादी 50% से ज्यादा है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ओबीसी को 14% आरक्षण मिलेगा। मैं मानता हूं, ये कमलनाथ कह रहे हैं, वो मानते हैं कि ये ओबीसी के साथ घोर अन्याय है। बीजेपी पर भी कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने केस को सही तरीके से पेश नहीं किया। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की आबादी 50% से ज्यादा है और बीजेपी ने सही तरीके से पेश नहीं किया केस। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। अब जो उन्होंने 50% तक सीमा तक कहा है, इसका मतलब 14% मिलेगा। ये मैं मानता हूँ घोर अन्याय है। इस पर कांग्रेस विरोध करेगी। हम फिर से जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है हम करेंगे। कांग्रेस पहले कह रही थी ठीक से बात नहीं रखी कोर्ट में, और अब कांग्रेस फिर कह रही है कि ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। बहरहाल, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को झूठे प्रकरण दर्ज कराकर परेशान किए जाने के खिलाफ कांग्रेस अब कोर्ट से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगी। वकीलों की टीम बनाकर कोर्ट में दमदारी से पैरवी की जाएगी। साथ ही ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में जनसभाएं की जाएगी। पीतांबरा शक्तिपीठ दतिया से कांग्रेस इस महीने के अंत तक बड़े आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें कमलनाथ से लेकर दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस बड़े आंदोलन की अगुवाई दिग्विजय सिंह करेंगे। आंदोलन कई मायनों में बेहद अहम है, क्योंकि इस आंदोलन के जरिए पहले तो कांग्रेस ज्योतिराज सिंधिया को उनके ही गढ़ में घेरने की कोशिश करेगी, तो वहीं 23 को लेकर यानी 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करने का भी काम करेगी। वहीं बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस को इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। परेशानी जनता के बीच में है, केवल अपराध नहीं बढ़ रहा, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बिजली, पानी, सीवर, सड़क एक बड़ा मुद्दा है। पानी के लिए लोग गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। इन सब मांगों को लेकर जनता सड़कों पर उतरे, जनता को कांग्रेस साथ लेके सड़कों पर उतरेगी और अपना जन आंदोलन करेगी। विकास की तपस्या को कोरी बकवास से नहीं घेरा जा सकता। कांग्रेसी दतिया से प्रारंभ करेंगे, डबरा तक खुद घिर जाएंगे और ग्वालियर तक पूरे घिरे नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में 15 महीने में काली कमलनाथ सरकार के कामों को जनता ने अभी भी याद रखा है। कांग्रेसियों को सिर्फ बातों के बतौले छोड़ के अपने कामों को गिनाना प्रारंभ करना चाहिए। राजधानी भोपाल के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया है। भोपाल पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ भी कर रही है। जांच में आरोपी के बारे में पता चला है कि आरोपी हैकर है। उधर सबूत के आधार पर भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने कोयंबटूर शहर में डेरा डाल लिया है। यहां पुलिस की टीम स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी की लोकल लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। आपको यह भी बता दें कि 13 मई को भोपाल के 11 बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मेल के जरिए दी गई थी। इस धमकी के बाद पुलिस प्रशासन ने 11 से ज्यादा स्कूलों की सर्चिंग की थी। वहीं भोपाल पुलिस आरोपी को एमपी लाने की तैयारी भी तेज कर दी है। पुलिस को प्रारंभिक सफलता मिली है। जिस स्थान से ईमेल हुआ था, साउथ के राज्य तमिलनाडु के एक स्थान से सूचना प्राप्त हुई थी। वर्तमान में टीम वहां पर गई हुई है। व्यक्ति को जो है चिन्हित करने का प्रयास इसमें किया जा रहा है और पुख्ता होने के बाद पहचान इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। नीमच के कचहरी इलाके में उपद्रव प्रभावित क्षेत्रों में हालात नियंत्रण में है। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। मंगलवार देर रात को उज्जैन रेंज के आईजी संतोष कुमार सिंह और संभाग कमिश्नर संदीप कुमार यादव ने उपद्रव प्रभावित इलाकों और विवादित स्थल का जायजा लिया। इसके बाद प्रशासन ने विवादित स्थल पर रखी प्रतिमा को विधिवत तरीके से हटाकर दूसरी जगह स्थापित किया। वहीं इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 एफआईआर दर्ज की है। 4 एफआईआर पीड़ित पक्ष की ओर से है, जबकि 1 पुलिस ने अपनी ओर से दर्ज कराई है। मामले में अब तक 15 लोगों को राउंड अप किया गया है। पुलिस बाकी लोगों की सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर तलाश कर रही है। कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने आरोपियों के चिन्हित होने पर उनकी अवैध संपत्ति को जमींदोज करने की बात भी कही है।
जहाँ पर विवाद निर्मित हुआ था वो पूरे क्षेत्र में भी पुलिस लगातार पेट्रोलिंग और फिक्स पिकेट के साथ वहाँ पर तैनात है। कुल 15 लोगों को राउंड अप किया जा चुका है और कुल 5 FIR अभी तक दर्ज किए गए हैं, जिसमें टोटल 15 लोग अभी राउंड अप हैं। मूर्ति 2 दिन पहले ही रखी गई थी और क्या कहते हैं उसको भी विधिवत वहाँ पे जो पुराना सिटी थाना है वहाँ के मंदिर में उसकी स्थापना करी गई है। अगली खबर श्योपुर के जिला अस्पताल से, जहां अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से नाराज होकर परिजन शव पैदल ही लेकर सड़क पर निकल पड़े। इस दौरान पुलिस और परिजनों के बीच झड़प भी हो गई। महिलाओं और पुलिस कर्मियों के बीच झूमा झटकी हुई। दरअसल युवक की मौत के बाद उसका शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था। काफी देर तक परिजन डॉक्टर का इंतजार करते रहे, लेकिन घंटों तक जब कोई डॉक्टर नहीं आया तो परिजनों के सब्र का बांध टूट गया। आप उनकी मनोस्थिति के बारे में समझिए। एक तो उन्होंने किसी अपने को खोया था, उसके बाद वो पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये सिस्टम देखिए कि घंटों इंतजार के बाद भी कोई डॉक्टर नहीं आया। वे आक्रोश में आकर पैदल ही शव को लेकर सड़क पर चल निकले। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी भी परिजन के पीछे पीछे दौड़े, शव को वापस अस्पताल में रखने को कहने लगे, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच झूमा झटकी की स्थिति बन गई। इसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और वापस पोस्टमार्टम के लिए ले गए। सवाल सिर्फ जनता से है, बताइए ना इसमें गलती किसकी है, ये जरा सोचिएगा आप। हाँ, हमें कंट्रोल से पॉइंट मिला था कि हॉस्पिटल में कोई बूढ़ा आदिवासी की एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो गई है, जिसको उसके घर वालों ने, परिजनों ने रोड पर रख लिया है। कल मौके पर पहुंचकर परिवारजन को समझाइश दी गई और PM के लिए बॉडी को PM हाउस में रखवा दिया। बने रहिएगा IBC के साथ, क्योंकि रात 10 बजे में खबरें हैं खास।